नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और शाम के 5 बज चुके हैं तो दिन भर की तमाम बड़ी जो खबरें हैं उस पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो लोग भी तैयार हैं और बात सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर के है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन 3 की ऐलान कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर के माध्यम से दिया। और उसके बाद अब पाबंदियां क्या कुछ है उसके लिए भी अब उसको लेकर के जानकारी आ चुकी है। तो आपको बता दूं कि बड़ी खबर आ रही है, बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। अब इसको लेकर के जो पाबंदियां हैं उस पर भी अब सरकार ने अपनी बातें रख दी हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने जो बातें कही हैं उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे किस तरीके से पाबंदियां ली गई और साथ ही जो बातें सामने आ रही थी कि ग्रामीण इलाकों में सख्तियां बढ़ाई जाएंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला जुड़ेंगी और जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा इस लॉकडाउन में और किस तरीके की स्थितियां रही हैं। तो आपको बता दूं कि सीएम नीतीश ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल जो बैठक हुई उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव रहा और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही थी, जिसके बाद सरकार ने अब और आगे लॉकडाउन को 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है। 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि स्थितियां सुधर रही हैं और सुधरती स्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए जरूरत है। और इसके लिए बाकायदा सरकार ने अब फैसला ले लिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि 1 जून तक प्रदेश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शर्मिला है, मुझसे चर्चा करेंगे। शर्मिला, जिस तरीके से जो हम बातें कर रहे थे कि प्रदेश में खास करके ग्रामीण इलाकों में सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। बिल्कुल निर्भय, संभावनाएं तो यही जताई जा रही थी, क्योंकि यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण का खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पे ताले लटके हुए हैं, डॉक्टर्स का आता पता नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों का आता पता नहीं है, तो ऐसे में जांच भी नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से। तो ऐसे में वहां पे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मौत के आंकड़े भी यदि हम बात करें ग्रामीण इलाकों में तो वहां पे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो लॉकडाउन की जो नियमों की घोषणा होगी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है उसमें कोई नहीं है। जो पहले लॉकडाउन जिस तरीके से पहले लॉकडाउन के नियम थे वैसे हैं। अगर हम समय की बात कर ले तो समय शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो आवश्यक दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और जितने भी नियम है वो पहले की तरह ही लागू होंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग को जाना है और शादी समारोह होने से पहले आपको 3 दिन पहले जो स्थानीय थाना है उसे सूचित करना है। वाहनों पर भी रोक रहेगी, लेकिन जो आवश्यक अगर आपको सफर करना अनिवार्य है तो आप ई पास लेके जो भी वाहन है उन्हें छूट मिल सकती है। तो जो नियम है उसमें कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। बिल्कुल, अगर बदलाव की बात करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो को जिक्र कर दूं। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी और इस बैठक में प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने की बात की थी और इसके लिए बाकायदा उन्होंने आदेश जारी किए थे कि जो भी निर्माण कार्य हैं उसको फिलहाल किसी भी हाल में उसके लिए अगर पैसे की जो राशि है वो राशि अगर निर्गत नहीं हुई है तो जल्द से जल्द उसको निर्गत किया जाए और उसका असर लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला। सोमवार और बुधवार को दुकानें जो होंगी यानी कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी हार्डवेयर की दुकानें होंगी उसको खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ साथ वो जो दुकानें खुलेंगी वो सभी दुकानें शहरी जो निर्धारित समय है उसके अनुसार ही खुलेंगी। सुबह के 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक ही खुलेंगी। इसके साथ साथ एक और चीजें जो इस लॉकडाउन में अलग है पहले की अपेक्षा वो है किसानों को लेकर के। दरअसल बीज, उर्वरक और इससे जुड़े हुए किसानों से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं, दुकानें हैं, उसको खोलने की अनुमति मिली है और इसके लिए भी निर्धारित समय जो है वो समय है सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। एक चीज और इस लॉकडाउन में अलग है, वो निर्णय ये है कि अगर
जो भी फल की जो दुकानें हैं, जैसे आम की बात की जाए, लीची की बात की जाए, यानी कि जो फल होते हैं और उस फल के लिए अब अगर बढ़ाने की यानी कि उसके ट्रांसपोर्टिंग की बात की जाए तो उसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए लकड़ी के डब्बे की जरूरत होती है, जिसका इस्तेमाल आप भी देखते हैं, करते हैं। तो जो लकड़ी के जो डब्बे होते हैं उसके निर्माण से जुड़ी हुई लकड़ी के यातायात या फिर चिरान जिसको हम बोलते हैं, जहां पे उनकी चिराई होती है और फिर उनको निर्माण किया जाता है, तो उनके निर्माण के लिए छूट मिलेगी और उसके लिए बज़ाब्ते प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद दुकान खुलेंगी और चिरान जहां लकड़ी का चिराई होगा या फिर जो डब्बे का निर्माण होगा उनके लिए छूट मिलेगी। यानी कि किसानों को और निर्माण को लेकर के जहां पहले रोजगार को लेकर के कुछ समस्याएं होती थी उसको लेकर के थोड़ी सी छूट दी गई है। लेकिन कोरोना के इस काल में अब भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में लगभग 40 दिनों के बाद संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम तो हुई है, लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक हैं। ऋतिक, क्या लगता है 40 दिनों के बाद देश में लगभग 2 लाख 2.5 लाख कह सकते हैं, 2.5 लाख से भी कम मामले? बिल्कुल, और ये जैसा कि आपने खुद बताया कि राहत वाली खबर है और हम सब के लिए जिस तरीके से पिछले 10-15 दिनों से जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो देखने लायक है और बिल्कुल हैरत अंगेज है। और जिस तरीके से 24 घंटे का मामला 36 दिन बाद ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से जो मामला है वो कम होकर सीधा अब 2.5 लाख से भी नीचे पहुंचा और 2,22,000 के समथिंग कोई ये केस पूरे देश में आए हैं। लेकिन जैसा कि हैरानी करने वाली बात है और हम सब लगातार कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, वो चिंतित करने वाला है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो भी 24 घंटे में आप देखें तो 3 लाख कुछ 5,000-6,000 लोग जो हैं वो कम से कम ठीक होकर अपने घर भी जा चुके। तो ये भी हेल्थ रिकवरी जो है वो भी ठीक है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो थोड़ा परेशान करने वाले। बात अगर हम बिहार की कर ले, अब जैसे कि हमारी सहयोगी शर्मिला ने भी बताया कि अब बिहार में लॉकडाउन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है और 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को तो बढ़ा दिया गया है और इसलिए भी बढ़ाया गया क्योंकि आपने देखा संक्रमण दर जिस तरीके से कम हुआ वो हम सब ने सराहा है और उसको और कम करने की आवश्यकता थी। लॉकडाउन ही विकल्प था। विपक्ष ने भी कहा कि बहुत देर लगा दिया है, अगर विपक्ष बार बार कह रहा था, जो बैठक हुई थी उस वक्त ही कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, इतना लेट नहीं होता। लेकिन बिहार में भी अगर 24 घंटे के मामले की बात करें तो 4,002 मामले, सिर्फ ये मामले आए हैं और आप उसमें मरने वालों की संख्या देखें तो बिहार में भी बिल्कुल हम इस चीज से नजरें नहीं फेर सकते क्योंकि 107-8 लोगों की मौत भी हो चुकी है बिहार में। लेकिन जो हेल्थ रेट है बिहार का वो आसमान अब छुएगा और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि 93.44% बिहार में हेल्थ रेट है और ये देखने वाली बात है क्योंकि हमने जिस तरीके से फाइट किया है कोरोना को लेकर ये सबने सराहा है। और जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया इसके लिए हम भी वही अपील करेंगे लगातार कि इसको और आगे एक्सटेंड कीजिए क्योंकि सबको इसको फॉलो करने की आवश्यकता है। और जो कम हुए, क्या लगता है जिस तरह बोल रहे हैं कि आप और आगे एक्सटेंड करने चाहिए, फिलहाल तो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया क्योंकि कल यानी कि 25 तारीख को लॉकडाउन, बिहार में लॉकडाउन जो 2 थी उसकी कमियां देखने को मिल रही है, उसमें उसका खत्म हो जाएगा और उसके बाद से फिर नए जो नियम जारी किए गए हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप और आगे एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं? देखिए एक्सटेंड हो चुका है, ये हम नहीं कह रहे, ये बिहार सरकार ने कर दिया है। आप देखिए ना एक हफ्ते के लिए, ऐसे हर बार तो आपने देखा 10-10 दिन का लॉकडाउन लगा ना, 5 मई से पहले 15 मई, फिर उसके बाद आपको 25 मई तक का लॉकडाउन लगा। तो 2 बार जो लॉकडाउन लगा है, दो पार्ट जो बिहार में लॉकडाउन लगा वो 10-10 दिन का लगा। ये थोड़ा कम अवधि की गई है, इसे 1 हफ्ते तक लगाया गया। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर ये तीसरा लॉकडाउन जो लगा है बिहार में वो कम क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर संक्रमण दर में देखने को मिला है। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार में भी लॉकडाउन लगा है तीसरा वाला, इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता थी निर्भय, क्योंकि आप ही देखिए ना इसका प्रमाण, इसका रिजल्ट है, ये भी हम इसको नकार नहीं सकते। तो इसीलिए तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया। बिल्कुल इसका रिजल्ट है और इसके साथ साथ आपको बता दूं, हालांकि लॉकडाउन की जो नियम कायदे कानून आए हैं उसमें ये दर्ज नहीं है, लेकिन ये इसके लिए एक पत्र बज़ाब्ते जारी किए गए थे कि जो भी राजनीति पार्टियों से जुड़े हुए जो भी नेता या मंत्री हैं वो क्षेत्र में नहीं जाएंगे, यानी कि विकास कार्यों को लेकर के भी वो भ्रमण नहीं कर सकते और साथ ही साथ वो किसी भी तरीके की अगर स्थितियां बनती है तो वहां वो नहीं जाएंगे। यानी कि कोरोना काल के दौरान अब भी सरकार जो है वो सचेत है और स्थितियों को समझते हुए बेहतर कोशिश कर रही है। राजनीति सिर्फ बिहार में ही नहीं हुई है, बल्कि एक तरफ सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हैं। दोनों को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के करेंगे। दरअसल देश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और ऐसे में अब सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है कि हम अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं,
वैक्सीनेशन को प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार अपने स्तर से कोशिशें कर रही हैं। अब राज्य सरकारों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने की बात की जा रही है ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में देरी ना हो। और ऐसे में अब पोस्टर वॉर दिख रहा है। दरअसल पोस्टर ये चिस्पा नहीं किए गए हैं, बल्कि एक तस्वीर पर राजनीति शुरू हुई है और राजनीति का सबसे मेन मुद्दा बन गए हैं जीतन राम मांझी। दरअसल वैक्सीन के बाद जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान, उस दौरान मांझी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने जो लगातार कई सारे ट्वीट किए और उस ट्वीट में सबसे पहले उन्होंने जो किया कि मैंने दूसरा डोज लिया और जब डोज लेने के बाद जो मुझे प्रमाण पत्र मिले उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर छपा हुआ था। उस तस्वीर से उन्हें गुरेज था। उनका कहना था साफ तौर पर कि देश में जब संवैधानिक जो पद होते हैं, संवैधानिक संस्थाएं होती है, जब सर्वोच्च होता है देश का राष्ट्रपति, तो तस्वीरें होनी चाहिए या फिर जानकारी से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वहां क्यों हैं? और अगर तस्वीरें ही लगानी है तो स्थानीय यानी कि सीएम या फिर राज्यपाल की तस्वीरें लगानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति सिर्फ एक उनके ही ट्वीट पर नहीं बल्कि झारखंड में भी अब उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर के अगर बातें सामने आई है तो बीजेपी ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। बीजेपी अब तक चुप्पी साधे हुए इस मामले को लेकर के, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो एक तरीके से विरोध है वो ट्विटर पर दिख रहा है। लगातार लोग इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें क्यों हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उस वैक्सीन लेने के बाद के प्रमाण पत्र पर हैं तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार अपनी सफलता वैक्सीन प्रक्रिया के दौरान गिनाती है तो फिर उसकी कारगुजारी जो है उसको भी दिखानी चाहिए। और इसके लिए लोगों की मांग है कि प्रमाण पत्र, जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें होनी चाहिए। और ऐसे में अब जो तस्वीरें उसकी है तो अब बात एक और तस्वीरें आई है। वो तस्वीर दरअसल पटना से आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता को लेकर के राजद ने भी अब पोस्टर चस्पा करके राजनीति शुरू की है। करके भी लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार की विफलता को लेकर के राजद ने पोस्टर चस्पा किया है और उस पर साफ तौर पर लिखा है कि सरकार की विफलता क्या है और किस तरीके से काले कलर की तस्वीरें हैं, यानी कि जो पोस्टर है वो पूरी तरीके से काले रंग की है। और इस तस्वीरों में मुख्यमंत्री की विफलता, सरकार की विफलता, एनडीए सरकार की कमियों को दर्शाया गया है। जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। तो जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा अभिषेक झा ने, जरा सा उनको सुनते हैं। बिहार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अब तो ब्लैक फंगस ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। लॉकडाउन लगाया गया, उसका नतीजा है कि लगातार रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी घट रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कुछ लोग इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकत करते हैं। यह बेहद निराशाजनक है और एकदम निंदनीय है। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि किनके इशारे पर इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसी पार्टियों को बीते विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अच्छा सबक सिखाया था। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरीके से जदयू अपने स्तर से सफाई तो दे रही है, लेकिन भला अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस भी कहां चुप्पी साधने वाली थी, कांग्रेस भी चुप नहीं रही और उन्होंने अपने स्तर से, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता को सुनिए। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि कांग्रेस भी शांत नहीं रहने वाली थी, लेकिन अब यह भी बात है कि जहां कांग्रेस ने अपने स्तर से सफाई तो दी या फिर जो आरोप लगाया, लेकिन पहले जरा सा कांग्रेस को सुन ही लेते हैं कि आखिर में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री स्वयं कहे कि राज्य मुख्यमंत्री वैक्सीन अपने संसाधनों से खरीदेगा, तो जब वैक्सीन का भुगतान राज्य करेगा तो फिर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, राज्य के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं? दूसरा कि इस वैक्सीन पर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, उस वैक्सीन पर महामहिम राष्ट्रपति जी का क्यों नहीं?
उस वैक्सीन पे प्रधानमंत्री जी का क्यों, उस वैक्सीन पर उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का क्यों नहीं जिन्होंने ऐसे में जो आपने सुना कि किस तरीके से राजेश राठौर ने अपने स्तर से लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कई सारे मुद्दे को लेकर के हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने भी अपने स्तर से सफाई दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध हैं। निषेध, बीजेपी ने भी अपने स्तर से आज सफाई दी है पोस्टर वॉर और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने भी आज सफाई दी है और जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर के अब अपने ही चर्चाओं में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी अब चर्चा में बने हुए हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे मुख्यमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी ने भी यही सवाल उठाया था कि आखिर प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है, मुख्यमंत्री की होनी चाहिए या तो राष्ट्रपति की होनी चाहिए। प्रेमरंजन पटेल ने आज बचाव किया है और इस बात को नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को एक जवाब दिया उन्होंने और कहा है कि पहले जानकारी इकट्ठा कर ले। जब देश की स्थिति खराब थी तो उस वक्त सभी लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे था, तो इस वक्त भी प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना उचित होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी जमकर हमला बोला है और इतना ही नहीं, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को कंटाहा पंडित तक घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंटाहा पंडित जो श्राद्ध करवाते हैं उनकी गिनती में नरेंद्र मोदी की गिनती आती है, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और जब सर्टिफिकेट पे उनकी तस्वीर आ रही है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों को लेकर के कह सकते हैं एक तरीके से राजनीति जो है वो राजनीति लगातार जारी है और अपने स्तर से राजनीति अगर बयानबाजी है जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन हम उस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते कि आखिर में वो क्या कहते हैं। लेकिन जो भी हो, मामले अपने स्तर से हैं और लगातार राजनीति इस पर हो तो रही है। अब राजनीति कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात देश की करें तो देश में जहां एक तरफ कोरोना काल से हम इस कोरोना के विपदा में अभी भी देश पूरी तरीके से निपटा नहीं है, लेकिन ऐसे में अब एक तूफान एक बार फिर से देश को परेशान करने के लिए आ चुका है। नाम है यास। यास दरअसल ओमान ने जिसका नाम दिया, ये देश ओमान ने यास नाम दिया है और अब ये निराशा रूपी जो आस है, ये निराशा रूपी जिसका नाम ही यानी कि यास मतलब निराशा, और उस तूफान ने अब देश में स्थितियां कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसने दस्तक दे दिया है और उड़ीसा में अब बारिश का जो सितम है वो शुरू हो चुका है। आखिर में ये क्या कुछ करेगा, ये रिपोर्ट देखते हैं। ताउते का खतरा अभी टला ही नहीं कि यास नामक तूफान ने दस्तक दे दी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो गया। 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र तट से टकराने की उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के मैदानी भागों में जमकर बारिश के आसार हैं। बिहार में भी काफी बारिश होगी, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यास तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया है। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत
अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी। हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चलेगी, साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी पड़ेगा। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।